सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट झा सर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन या फैक्ट्स अकबर से बन सकते हैं या जो भी एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं, उन सभी फैक्ट्स को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इस वीडियो को मेनली हम 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले अकबर के बारे में समझेंगे, उसके जन्म के बारे में, उसके शासन के बारे में, फिर उसके कार्य के बारे में समझेंगे, फिर उसके द्वारा जीते गए प्रदेश को समझेंगे और उसके बाद दक्षिण भारत में अकबर की विजय के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बहुत ही जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सभी आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं दावा करता हूं कि आपका समय बर्बाद नहीं होगा और आप इस वीडियो को देख लेने के बाद फुली सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जानते हैं अकबर के बारे में। अकबर का, जैसे कि आपको पता है, अकबर इतना महान शासक हुआ कि उसके नाम में ग्रेट लग गया था, अकबर महान कहलाने लगा। इतिहास में 2-3 ही ऐसे शासक हुए हैं जिनके नाम में महान लगा है, जैसे सिकंदर महान, अशोक महान और अकबर महान। तो क्यों महान हुए, इन सब के बारे में भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आप ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है अकबर का जो शासनकाल था वह सबसे पहले आप याद रखें। अकबर का शासनकाल 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक हुआ था, क्योंकि अकबर की मृत्यु जो है वह 1605 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि सम्राट अकबर के बचपन का नाम क्या था। तो सम्राट अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन। आप इसे याद रखेंगे, अकबर का बचपन का नाम बदरुद्दीन था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। गुजरात के अमरकोट के राणा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था और जन्म ईयर क्या है तो 1542 और डेट था 15 अक्टूबर। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अकबर हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का पुत्र था, अर्थात अकबर के पिता का नाम हुमायूं था और उसके माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि 1546 ईस्वी में जब बालक बदरुद्दीन का खतना हुआ तब उस अवसर पर हुमायूं ने उसका नाम रखा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जब अकबर का खतना हुआ उस समय हुमायूं ने उसका नाम रख दिया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर ने जब अपने शौर्य से सिकंदर सूर से सरहिंद को जीत लिया तब हुमायूं ने 1555 ईस्वी में उसे अपना युवराज घोषित कर दिया। अकबर ने अपने शौर्य से सिकंदर सूर से सरहिंद तक को जीत लिया। हुमायूं ने 1555 में उसे क्या किया, अपना युवराज घोषित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि हुमायूं की मृत्यु के पश्चात बैरम खान ने गुरदासपुर के समीप कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक करवाया था। अकबर का राज्याभिषेक से क्वेश्चन बनता है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो उसका राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को और उसका संरक्षक था बैरम खान, जिसके पुत्र बाद में जाके जो है वो रहीम खान खाना हुए। तो उन्होंने क्या किया, कलानौर नामक जगह पे अकबर की जो है वह राज्याभिषेक कर दी। अब एक चीज़ और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जब उसका जो है वह राज्याभिषेक हुआ उस समय उसकी आयु कितनी थी। इससे क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं अगला पॉइंट कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ अकबर राज सिंहासन पर बैठा तब उसकी अवस्था कितनी थी। तब उसकी जो एज थी वह 13 वर्ष 4 महीने थी, लगभग 14 साल मान सकते हैं आप इसे, या फिर 13 साल कहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बैरम खां को काराकुल तुर्क था। बैरम खान जो काराकुल तुर्क था 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। मैंने आपको बताया है कि बैरम खान जो था वह अकबर का संरक्षक था, तो आपको पूछता है इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट बनता है ईरानी विद्वान अब्दुल लतीफ अकबर के शिक्षक थे। अकबर के टीचर का नाम क्या था, तो अब्दुल लतीफ, और यह कहाँ के थे, तो ईरान के थे। नेक्स्ट पॉइंट है बैरम खान एक योग्य साहसी सैनिक व दक्ष सेनापति था। बैरम खान जो था वह योग्य सेनापति था और दक्ष जो है वह योग्य साहसी और दक्ष सेनापति था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हुमायूं ने बैरम खान को अमीर का पद प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सम्राट बनने पर अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान को वकील नियुक्त किया और खाने खाना उपाधि से अलंकृत किया। अकबर ने जब सम्राट बना तो उसने बैरम खान को क्या किया, वकील अर्थात वजीर नियुक्त किया और खाने खाना की उपाधि से उसे अलंकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अकबर ने बैरम खां को खां बाबा की उपाधि से भी नवाजा था। उस बैरम खां को अकबर ने खां बाबा भी उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि मक्का का तीर्थ यात्रा के दौरान ही
पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक व्यक्ति ने एक साजिश के तहत बैरम खां की हत्या कर दी थी। इस तरह बैरम खां की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य सभी धर्मों के लोगों के बीच सद्भाव कायम करना था। इसमें उसे काफ़ी सफलता भी मिली। नेक्स्ट पॉइंट बनता है अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, कई बार पूछा जा चुका है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी और कब हुई थी। तो आप याद रखेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई थी अकबर और हेमू के बीच। एक और क्वेश्चन यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि पानीपत की प्रथम युद्ध किसके बीच हुई थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। तो पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में मैंने आपको बाबर की वाली वीडियो में कम्प्लीटली पढ़ा दिया है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है मुगल साम्राज्य की स्थापना वाली, तो आप पहले जाके उस सब वीडियो को देख सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इस लड़ाई में हेमू की आंख में एक तीर लग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई। इसी क्रम में हेमू को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई थी और हेमू हार गया था और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वह अकबर जीत गया था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अपने साम्राज्य में धार्मिक सद्भाव कायम करने की खातिर अकबर ने हिंदुओं से वसूले जाने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने क्या किया, तो जजिया कर को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। अकबर के दरबार में जो सभी महान विद्वान रहते थे उन्हें 9 रत्न कहा जाता था। तो वह 9 रत्न जो थे वह अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर के दरबार में रसोई घर के प्रधान रसोइया हकीम हुकाम को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। जो उसके मेन रसोइया था हकीम हुकाम, उसको भी अच्छा जगह प्राप्त हुआ था। अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे इनके बारे में एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, तो आप इनके बारे में देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। एक बीरबल था, दूसरा तानसेन अबुल फजल था, तीसरा टोडरमल था, चौथा तानसेन था, 5वां मानसिंह था, 6ठा मुल्ला दो प्याजा था, 7वां अब्दुल रहीम खान खाना था, 8वां भगवान दास था और 9वां जो था वह फैजी था। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि बीरबल का जन्म कालपी में 1528 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके बचपन का नाम महेश दास था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था, तो महेश दास था और बीरबल का जो जन्म हुआ था वह कालपी में 1528 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि बीरबल को अकबर ने कविराज एवं राजा की उपाधियां प्रदान किया था। वह अकबर के 9 रत्नों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। कौन, तो बीरबल, और उसे कविराज और राजा की उपाधियां मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि बीरबल प्रथम व अंतिम हिंदू राजा था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अकबर का जो दीन ए इलाही अकबर ने जो धर्म चलाया था उसको सिर्फ एकमात्र हिंदू जो है वो उसको स्वीकार करने वाला था। कौन, तो बीरबल। अकबर ने उसे नागरकोट, कांगड़ा एवं कालिंजर में जागीरें भी प्रदान किया था। 1583 ईस्वी में बीरबल को न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बना दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बीरबल की हत्या 1586 ईस्वी में यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के क्रम में कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अबुल फजल अकबर का मुख्य सलाहकार एवं सचिव था। अकबर का जो मुख्य सलाहकार था वो कौन था, अबुल फजल। वह अकबर को दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित भी था। कौन, तो अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी एवं अकबरनामा की रचना की। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर का बायोग्राफी का नाम है आईने अकबरी या अकबरनामा, और उसकी रचना किसने की थी, तो अबुल फजल ने। इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के राज दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। जो अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी था वह अकबर के दरबार में राजकवि था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। वह 1582 ईस्वी में अकबर का प्रधानमंत्री बना। कौन, तो टोडरमल। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि टोडरमल ने एक सैनिक व सेना नायक के रूप में भी अकबर को अपनी सेवाएं दी थी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि टोडरमल की मृत्यु 1589 ईस्वी में हो गई थी। अगला पॉइंट है फैजी दीन इलाही का कट्टर समर्थक था। फैजी जो था वह दीन इलाही का कट्टर समर्थक था। 1595 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसने कई रागों का निर्माण किया था। कौन, तो संगीत के सम्राट कहा जाने वाला तानसेन ग्वालियर से था और वह कई रागों को जो है वह निर्माण किया था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है तानसेन के समय में ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ। आपको पूछता है कि ध्रुपद गायन शैली किसके समय में हुआ, तो तानसेन के समय में। नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर ने तानसेन को कंठा
भरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। कंठा भरण वाणी विलास, यह उपाधि किसने प्राप्त किया था? तो तानसेन ने। और इसको किसने दिया था? तो अकबर ने। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि तानसेन की प्रमुख कृतियां थी। क्या सब तानसेन की कृतियां थी जिसने तानसेन बनाया? तो मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग और दरबारी कन्हारा, यह सब जो है वह तानसेन की कृतियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर संगीत रसिक था और वह स्वयं नक्कारा अर्थात नगारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर जो था संगीत को बहुत प्रेम करता था और वह नगारा नामक यंत्र बजाता था। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर ने आमेर के राजा भारमल के पुत्र भगवान दास को अमीर उल उमड़ा की उपाधि से नवाजा था। भारमल का जो राजा था उसके पुत्र भगवान दास को अमीर उल उमड़ा की उपाधि से किसने नवाजा? तो अकबर ने। नेक्स्ट पॉइंट है बीरबल उच्च कोटि का हाजिर जवाब और हास्यस्कार था, हंसाने वाला। नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर का दरबारी कवि और विद्वान अब्दुल रहीम खान अकबर के पुत्र सलीम अर्थात जहांगीर का गुरु भी था। अब यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि अकबर का पुत्र कौन था? तो सलीम अर्थात जहांगीर, जो इसके बाद राज्य सिंहासन पे बैठा, उसका बचपन का नाम सलीम था। और उसके गुरु कौन थे? तो जो अकबर का दरबारी कवि अब्दुल रहीम खान था, जो बैरम खां का पुत्र था वह। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि हकीम हुकाम अकबर के रसोई घर का प्रधान था। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आमेर के राजा भारमल के पौत्र मानसिंह ने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मानसिंह से संबंध होने के बाद ही अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब्दुल रहीम खान बैरम खां का पुत्र था। अब्दुल रहीम खान मैंने आपको बताया है कि रहीम जो था वह बैरम खां का पुत्र था। वह उच्च कोटि का विद्वान एवं कवि था। उसने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी भाषा में तजुक ए बाबरी नाम से अनुवाद किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो तजुक ए बाबरी नाम से। तो किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान ने। मैंने इसके बारे में आपको बाबर वाली वीडियो में पढ़ा दिया है, नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए। अगला पॉइंट है कि अकबर जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया उसे एक नज़र में देख लेते हैं। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे देखिए, अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया। कब किया? तो 1562 ईस्वी में आता है क्वेश्चन। उसके बाद अकबर ने हरम दल से मुक्त होना वाली जो कानून है वह लागू किया था। कब? तो 1562 में। तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया था 1563 में। इसे भी याद रखें, ये भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में, ये भी याद रखें। फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना किया था वह 1571 ईस्वी में, यह भी याद रखें। आगरा से अपनी राजधानी को फतेहपुर सिकरी में स्थानांतरित किया 1571 में। इबादत खाना की स्थापना किया था किसने? तो अकबर ने। आता है एग्जाम में 1575 में। उसके बाद इबादत खाना में सभी धर्म के लोगों के प्रवेश की अनुमति देना, यह लागू किया था 1578 में अकबर ने। उसके बाद मजहर की घोषणा किया था 1579 में। फिर दीन इलाही धर्म की स्थापना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, तो 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। फिर इलाही संबत की शुरुआत भी अकबर ने 1583 ईस्वी में की थी। राजधानी को फिर लाहौर स्थानांतरित किया था। कब? तो 1585 ईस्वी में। यह सब अकबर के मुख्य कार्य हैं जिसे आप याद रख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे बार बार देख सकते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि मई 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं को हरम दल से पूर्णतः मुक्त कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर ने आमेर के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से 1562 ईस्वी में विवाह किया था। इस वैवाहिक संबंध मुगलों और राजपूतों के बीच ने अकबर को हिंदू धर्म के प्रति अधिक सहृदय बना दिया था। अकबर ने क्या किया? आमेर के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से 1562 ईस्वी में विवाह कर लिया था। और इस विवाहिक संबंध के बाद अकबर का हिंदू धर्म के प्रति अधिक जो है वो अकबर सहृदय बन गया था, सहिष्णु बन गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अकबर द्वारा जीते गए कुछ प्रदेश और उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो 1556 ईस्वी में अकबर ने जो है वह पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था, जिसमें वह दिल्ली को जो है दिल्ली में हुआ था और हेमू से हुआ था। और उसके मुगल सेनापति कौन थे? तो अकबर और बैरम खां। नेक्स्ट पॉइंट है 1561 में मालवा जो है वहाँ का युद्ध जीता था। 1562 में जो है वह चुनार का युद्ध जीता था। उसके बाद 1562 में फिर आमेर का, फिर 1562 में जो है वो मेड़ता का, फिर 1564 में गोंडवाना का, फिर 1568 में मेवाड़ का, फिर 1569 में रणथंभौर का, फिर 1569 में कालिंजर का, 1570 में मारवाड़ का, फिर 70 में जैसलमेर का, फिर 70 में बीकानेर का, फिर 71 में गुजरात का,
फिर 1574 में बिहार एवं बंगाल का युद्ध, जिसमें जो है उसका सेनापति था मुनीम खां खनखाना। फिर 1581 में काबुल का, फिर 1586 में कश्मीर का, 1592 में उड़ीसा का, 1593 में सिंध का, 1595 में बलूचिस्तान का और 1595 में फिर कंधार का। यह सभी युद्ध जो है वो अकबर ने जीते हुए हैं। इसीलिए अकबर वैसे ही महान शासक नहीं था, उसका जितना भी मंत्री था वह सब योग्य था और उसके सेनापति सब या फिर वो जो था वो जनता के प्रति सहिष्णु और काफ़ी प्रशंसनीय था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अकबर की कुछ दक्षिण भारत की जीत के बारे में अब हम लोग देखते हैं, उसके बारे में गौर करते हैं। तो अकबर की दक्षिण भारत की जो जीत है उसमें 1591 में वह खानदेश प्रदेश को जीता था, जहाँ का शासक था अली खां, और उस समय मुगल का सेनापति जो है वह स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया था। 1599 ईस्वी में दौलताबाद को जीता था, जहाँ की शासक थी चांद बीबी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है चांद बीबी कहाँ की शासक है, तो दौलताबाद की। नेक्स्ट पॉइंट है 1600 ईस्वी में अहमदगढ़ को जीता था, जहाँ बहादुर शाह और चांद बीबी जो है वह शासक थी। 1601 में असीरगढ़ को जीता था, जहाँ मीरन बहादुर जो है वह शासक था, और यह अकबर का अंतिम अभियान था 1601 ईस्वी में। इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अकबर के 1560 से 1564 ईस्वी का शासनकाल पेटीकोट शासन के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह पेटीकोट शासन एक टर्म है, इसे आप याद रखें, यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो अकबर के 1560 से 64 ईस्वी का शासनकाल पेटीकोट शासन के नाम से फेमस हुआ। अगला पॉइंट है 16 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन तो कई बार आ चुके हैं और आते ही हैं कि मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो है कौन सा युद्ध हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था, तो 1576 ईस्वी को हुआ था। 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसे आप जरूर याद रखें, जिसमें जो है महाराणा प्रताप हार गया था और अकबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो असफ खां और मान सिंह ने जो है मुगल सेना का नेतृत्व किया था। अगला पॉइंट है मान सिंह अकबर का प्रतापी सेनापति था। फिर अगला पॉइंट है अकबर दीन इलाही धर्म का संस्थापक था। यहाँ से आता है क्वेश्चन कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, तो अकबर ने इस नवीन धर्म की स्थापना उसने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से किया था। सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित हो, इसीलिए उसने दीन इलाही धर्म को 1582 ईस्वी में अकबर ने स्थापना किया था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अकबर ने अपने नवीन धर्म दीन इलाही को राजकीय धर्म घोषित करते हुए अबुल फजल को इस नवीन धर्म का प्रधान पुरोहित बना दिया। दीन इलाही धर्म को राजकीय धर्म अकबर ने घोषित किया और अबुल फजल को इसका धर्म गुरु बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट है दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम वह हिंदू राजा बिरबल ही था। मैंने इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की अवस्था में 19 जनवरी 1597 को हुई थी। अगला पॉइंट है कि अकबर ने आगरा के समीप फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फतेहपुर सिकरी नगर का जो है वो निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर ने 1583 ईस्वी में एक नया कैलेंडर इलाही संवत शुरू किया था। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है बुलंद दरवाजा का निर्माण। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इससे आता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो अकबर ने किया था। और किस उपलक्ष्य में करवाया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अगला पॉइंट है गुजरात विजय जो 1571 ईस्वी में हुआ था, उसके दौरान अकबर की प्रथम बार पुर्तगालियों से भेंट हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर ने प्रथम बार समुद्र का दर्शन अपनी गुजरात विजय के दौरान ही किया था। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अकबर ने किस जैन धर्म के गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी थी, तो हरिविजय सूरी को। और कौन सी उपाधि दी थी, तो जगत गुरु की। नेक्स्ट पॉइंट है चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में ही शुरू हुई थी। चार बाग जो बनाया जाता था यह प्रथा अकबर के समय में ही शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर पर इस्लाम धर्म के बाद सर्वाधिक प्रभाव हिंदू धर्म का था। वह अकबर पर जो प्रभाव था वो सबसे ज़्यादा इस्लाम धर्म और उसके बाद हिंदू धर्म का था। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर की सूफी मत में भी गहरी आस्था थी। अकबर सूफी मत को भी बहुत दिल से मानता था। उसने चिश्ती संप्रदाय को राजाश्रय दिया था, वह चिश्ती संप्रदाय को भी आश्रय दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि बादशाहत एक ऐसी किरण है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सक्षम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन भेंट किया था, जिसमें एक तालाब भी शामिल है, और यहीं पर बाद में अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ। अकबर ने सिख गुरु रामदास को क्या किया, तो 500 बीघा जमीन भेंट किया था उसे, और जिसमें एक तालाब भी शामिल था, और यहीं पे बाद में अमृतसर नगर की बसा और वहाँ पे स्वर्ण मंदिर बनाया गया उसी तालाब के किनारे।
नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना की स्थापना की थी। इबादत खाना से क्वेश्चन आता है कि इबादत खाना क्या होता है, तो वहाँ पे सभी धर्म के जो मुख्य वक्ता होते थे वो जाके बैठते थे और एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के धर्म के बारे में चर्चा विचार विमर्श करते थे। तो अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना किया था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अकबर के शासनकाल में राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली प्रचलित हुई थी। तो जब्ती प्रणाली अगर आपको पूछे कि इसकी प्रचलन कब से हुआ था, तो अकबर के शासनकाल से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 1580 ईस्वी में अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है कि 10 साल बंदोबस्त किस शासक ने चालू करवाया था, तो अकबर ने, और उस समय उसका जो मंत्री था वो कौन था, तो टोडरमल, और यह शुरू करवाया था 1580 ईस्वी में। नेक्स्ट है राजा टोडरमल अकबर का प्रधानमंत्री था। टोडरमल जो था वो अकबर का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर का शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो वह मनसबदारी प्रथा। अकबर के शासन प्रणाली जो है वह मनसबदारी प्रथा पे जो है वो निर्भर करती थी। तो मनसबदारी प्रथा, अगर आपसे पूछे कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी या किसके शासन से शुरू हुआ था, तो अकबर के शासनकाल से। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुगल काल में राजकीय भाषा जो है वह फारसी थी। मुगल काल की राजकीय भाषा, कई बार एग्जाम में आया है कि राजकीय भाषा क्या थी मुगल की, तो फारसी। नेक्स्ट पॉइंट है अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद अनवर ए सादात नाम से किया था अकबर के शासनकाल में। अबुल फजल ने क्या किया, पंचतंत्र का अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया, किस नाम से, तो अनवर ए सादात के नाम से, और अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। सबसे फेमस उस समय का जो चित्रकार था अब्दुस समद, उसको सीरी कलम की उपाधि दी थी किसने, तो अकबर ने। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी, और दूसरा जो चित्रकार था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, उसे जड़ी कलम की उपाधि प्रदान किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिण विजय अभियान के बाद स्वयं अकबर ने दक्षिण के सम्राट की उपाधि भी धारण की थी। जब दक्षिण में विजय प्राप्त किया अकबर ने, उसके बाद वह दक्षिण के सम्राट की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर का साम्राज्य कंधार एवं काबुल से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर बरार तक विस्तारित था। अकबर का इतना लंबा साम्राज्य हो चुका था कि वह कंधार से काबुल तक और बंगाल तक और कश्मीर से लेकर बरार तक जो है वो फैला हुआ था। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक दे चुका हूँ, चाहे वो ग्रुप हो या फिर किसी भी तरह की। अगला पॉइंट बनता है कि राजा भारमल के पुत्र भगवान दास को सम्राट अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी। भारमल का जो पुत्र भगवान दास था उसको सम्राट अकबर ने क्या किया था, तो अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अगला पॉइंट बनता है कि अकबर ने सोना, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए और चित्रकार ख्वाजा अब्बू समद को राजकीय टकसाल का अध्यक्ष नियुक्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो गई थी। अर्धरात्रि में अतिसार नामक बीमारी के कारण हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है किस मुगल सम्राट की मृत्यु जो है वो अतिसार बीमारी के कारण हुआ था, जिसे पेचिस भी कहा जाता है। तो अकबर की मृत्यु इस बीमारी से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अकबर को आगरा के समीप स्थित सिकंदराबाद में दफनाया गया है। तो यह सिकंदरा में अकबर का जो है मकबरा है, इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार आता है। नेक्स्ट पॉइंट है अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने 1602 ईस्वी में जहांगीर के आदेश पर कर दिया था। अकबर के पुत्र जो जहांगीर था, सलीम था, उसके आदेश पर अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय उपाधि दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है नरहरि को अकबर ने महामात्र की उपाधि प्रदान किया था। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर द्वारा स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कृतियां का निर्माण करवाया गया। क्या सब निर्माण करवाया अकबर ने, उसके बारे में एक बार देखते हैं। इलाहाबाद और लाहौर का किला अकबर ने ही बनवाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा भी अकबर ने बनवाया था। फिर आगरा का लाल किला, दीवाने खास, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, पंच महल, बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना, जोधाबाई का महल, यह सभी कृतियां जो है वह अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुगल सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। ट्रांसलेट विभाग भी बनाया था अकबर ने। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर के शासनकाल में अनुवाद का काम काफ़ी उत्कृष्ट था। उस समय ट्रांसलेट का काम बहुत जोरों पर था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला पॉइंट, शेख सुल्तान, नकीब खां और अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया। आप इसे यहाँ से याद रख सकते हैं कि शेख सुल्तान और नकीब खां ने क्या किया, रामायण का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया, और अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी भाषा में जो है
वह रज्मनामा नाम से जो है अनुवाद किया था। रज्मनामा का अर्थ होता है युद्ध की पुस्तक, इसे आप याद रखेंगे। और किसने अनुवाद किया था? तो बदायूनी ने महाभारत को फारसी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन कई बार आता है। नेक्स्ट पॉइंट है पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सादात नाम से किया था, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौलाना हुसैन फैज़ ने पंचतंत्र का फारसी में ही अनुवाद यार ए दानिश के नाम से किया था। पंचतंत्र का मौलाना हुसैन फैज़ ने भी अनुवाद किया और यार ए दानिश के नाम से किया। अगला पॉइंट और कुछ लास्ट पॉइंट बचे हुए हैं जिसे आप देख लें, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। फैजी ने नल दमयंती कथा का अनुवाद फारसी में किया था। क्वेश्चन आता है कई बार कि नल दमयंती कथा का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने किया था। और किस नाम से किया था? तो सहेली नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था। हाजी इब्राहिम सरहिंदी अथर्ववेद को फारसी में अनुवाद किए थे। अगला पॉइंट है मोहम्मद ने राज तरंगनी का और फैजी ने लीलावती नाम के ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब्दुल रहीम खनखाना ने अर्थात रहीम ने तुजुक-ए-बाबरी अर्थात बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कि अकबर के शासनकाल को मुगलों का स्वर्णकाल माना जाता है। मुगलों का स्वर्णकाल माना जाता है अकबर के शासनकाल को, इसलिए अकबर को महान कहा जाता है क्योंकि उसने इतनी सारी उपाधियां, इतने सारे विजय और वह सभी धर्मों और सभी जनता के प्रति सहिष्णु था। तो ये थी अकबर के बारे में कंप्लीट वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और काफ़ी जो है वह इम्पोर्टेंट रही होगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू।